कैसे हो बच्चों सभी। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको ईसीटी, और जो ईसीटी की जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था। तो कुछ अपन ने जो बातें डिस्कस की थी ईसीटी के बारे में, उनके बारे में आपको एक बार क्विकली बता देता हूँ। देन उसके बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है ईसीटी का उसको डिस्कस करते हैं अपन। तो फर्स्ट अपन ने ईसीटी में इंट्रो डिस्कस किया था, डेफिनेशन डिस्कस की थी, और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, टाइप्स और मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो एक बार मैं क्विकली सारी जो ये पोर्शन है या पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जनरली जो इंट्रोडक्शन था तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि जो ईसीटी है वो किसने दी थी और कब दी थी। तो मैंने बताया था कैरटे और बिन्नी ने इसको 1938 में दिया था। और जो इसकी डेफिनेशन थी, तो डेफिनेशन थी इट इज़ ए फिजिकल थेरेपी इन विच द ग्रैंड मल सीजर इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि इस थेरेपी के अंदर जो ग्रैंड मल सीजर उनको उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा, एक इलेक्ट्रिक करंट यूज लेकर। देन इसके बाद मैंने इंडिकेशन बताए थे कि इंडिकेशन कहाँ कहाँ यूज होगी, ये सुसाइडल आइडियाज में होगी, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया होगी और सीवियर डिप्रेशन वगैरह में होगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने बताए थे दो प्रकार के, एक तो एब्सोल्यूट थे और एक थे कौन से अपने रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें बिल्कुल भी यूज नहीं लेना है, और रिलेटिव मतलब उनमें कुछ इमरजेंसी कंडीशन में यूज ले सकते हैं अपन। देन उसके बाद में टाइप्स थे। टाइप्स कौन कौन से थे आपके, यूनिपोलर, क्या बोलते हैं, यूनिपोलर और बाइपोलर। ठीक है, देन उसके बाद मेथड थे, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। अब आपका जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है वो है नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो आज अपन जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, कि जो अपनी ईसीटी है उसको अपन ने पढ़ लिया है, लेकिन इसको लगाने के दौरान, इसको लगाने से पहले और लगाने के बाद अपनी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनके बारे में अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका ईसीटी है उसके अंदर तीन प्रकार के नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग केयर की अपने को जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा प्री ईसीटी, सेकंड हो जाएगा ड्यूरिंग ईसीटी, और थर्ड हो जाएगा आपका पोस्ट ईसीटी। ठीक है बच्चों, ये तीन प्रकार की अपन क्या करेंगे, नर्सिंग केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, या फिर नर्सिंग रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी आपको बता दूं कि जो कितने भी अपने जो नर्सिंग के प्रोसीजर्स हैं उनको करने से पहले जो अपनी प्री प्रोसीजर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है आपकी, कि जो भी प्रोसीजर अपन कर रहे हैं उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना पेशेंट के सामने, जिससे क्या होगा, उसकी जो फियर है, एंजाइटी है, वो रिड्यूस हो जाएगी और वो आपको उस प्रोसीजर को करने में कोऑपरेशन प्रोवाइड करेगा, या फिर उस प्रोसीजर में वो डरेगा नहीं, जिससे कि आपकी जो थेरेपीज है या प्रोसीजर है या कुछ भी जो आप ट्रीटमेंट मॉडलिटीज दे रहे हैं वो क्या रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। ठीक है बच्चों, देन उसके बाद में मैंने बोला कि पहले तो क्या करना है अपने को, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद में अपने को कंसेंट लेना है। कंसेंट क्यों लेना है, कि ये क्या है, एक लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कंसेंट नहीं लेंगे अपन तो हो सकता है कि पेशेंट उसके प्रति या उस प्रोसीजर के प्रति या पेशेंट के फैमिली मेंबर्स कोई भी अपने को किसी भी प्रकार से हरेस कर सकते हैं या परेशान कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास सबूत नहीं है कि आपने किससे पूछ के ये काम किया। ठीक है, तो इस वजह से अपने को क्या है, कंसल्ट लेना भी एक जरूरी बात होती है। तो ठीक है, अपन वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो प्री ईसीटी की बात हो रही है। तो मैंने फर्स्ट तो आपसे बोला था एक्सप्लेन प्रोसीजर, देन उसके बाद में था अपना कंसेंट, कंसेंट साइन करवाना है। ठीक है बच्चों, देन इसके बाद में अपन बात करें तो अदर प्रिपरेशन के बारे में ध्यान रखना है अपने को, कि जो भी अपन अदर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके अंदर डिपेंड ऑन द प्रोसीजर, कि जो भी प्रोसीजर है उसके ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, जो भी जितनी भी प्रोसीजर हैं अपने उसके अंदर। तो ठीक है बच्चों, अपन ने बात की थी कि जो आपका प्री प्रोसीजर नर्सिंग रोल है उनके अंदर दो चीजों के बारे में अपन ने बात कर ली थी। क्या था, ईसीटी में प्री प्रोसीजर रोल, रोल किसके होंगे, नर्स के होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो इसमें मैंने फर्स्ट आपको बता दिया था कि एक्सप्लेन प्रोसीजर, ठीक है। देन उसके बाद में बोला था इन्फॉर्म
कंसेंट। ठीक है बच्चों। देन इसके बाद में मैंने बताया आपको कि जो अपना प्रोसीजर है, ये तो लगभग आपको जितने भी नर्सिंग के प्रोसीजर उनके अंदर करना है। देन उसके बाद में जो प्रिपरेशंस आती है वो डिपेंड करती है कि आपका प्रोसीजर क्या है। तो अपन पढ़ रहे हैं ईसीटी के बारे में, तो ईसीटी के प्रोसीजर में प्री प्रोसीजर अपने को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो अदर प्रिपरेशन में अपन बात करेंगे फिर अदर में। ठीक है, अदर में अपन फर्स्ट प्रिपरेशन का ध्यान रखेंगे कि जितने भी अपने को इन्वेस्टिगेशन चाहिए, पहले क्या है, जितने भी अपने को इन्वेस्टिगेशन चाहिए उनको कलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद में पेशेंट के वाइटल साइंस के बारे में अपन बात करेंगे। कितने, पहले क्या, इन्वेस्टिगेशन, कलेक्ट किया, फिर उसके वाइटल लेंगे। देन उसके बाद में उसका जो ब्लैडर है उसको एम्प्टी करेंगे। क्या करेंगे, ब्लैडर को एम्प्टी करेंगे। ब्लैडर एम्प्टी क्यों करेंगे कि अपनी जो ईसीटी देंगे उस दौरान पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, क्योंकि उसकी मूवमेंट करेगी बॉडी, क्योंकि इसके अंदर सीजर प्रोड्यूस करेंगे, इस वजह से ब्लैडर रप्चर्ड होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस होने के चांसेस हो सकते हैं, यूरिन एक्सक्रीट आउट हो सकता है। इसलिए अपन ने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करेंगे, देन वाइटल साइन देखेंगे, उसके बाद में उसका ब्लैडर है उसको एम्प्टी करेंगे। और किसी भी प्रकार का अगर प्रोस्थेसिस लगा रखा है, जैसे कि कोई भी डेंचर्स लगा रखे हैं उसने, या बॉडी में फ्रैक्चर है तो उसकी वजह से रोड वगैरह लगा रखी है, तो उन चीजों को भी अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जैसे कि रिमूव द डेंचर्स, और रिमूव द रोड्स कहां, कि जैसे किसी पेशेंट का क्या है, पैर फ्रैक्चर हो गया था तो उसको जोड़ने के लिए क्या रोड लगाई गई है, तो उस दौरान भी अपने को ईसीटी नहीं देनी है। क्यों, कि अगर पेशेंट के अंदर कोई भी मेटल की चीज लगी हुई है तो उसके अंदर करंट दौड़ सकता है या करंट आ सकता है, इस वजह से क्या ध्यान रखना है अपने को, ये चीजें भी रिमूव कर देनी है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में अपने को इसी सेशन के दौरान क्या करना है, एट्रोपिन सल्फेट इंट्रोड्यूस करानी है, या पिलानी है, या फिर लगानी है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि अपन कौन सा रूट यूज ले रहे हैं। तो एट्रोपिन सल्फेट क्यों देंगे, वो कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये क्या करेगी, आपके जो सलाइवरी सिक्रेशंस है उनको क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, जिससे कि पेशेंट में एस्पायरेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, एट्रोपिन देंगे पेशेंट को। ठीक है, और उसके बाद में जो पेशेंट के क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, उनको भी क्या करेंगे, अपने लूज करेंगे। क्या करेंगे, क्लॉथ्स को लूज करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको सभी को समझ में आया होगा कि प्री प्रोसीजर या प्री ईसीटी आपको नर्सिंग रोल में क्या क्या ध्यान में रखने होता है। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूं, प्री प्रोसीजर क्या ध्यान रखना है, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर, उसके बाद में इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, देन आपको जितने भी इन्वेस्टिगेशन उसके कराए गए हैं उनको देखना है, फिर आपका पेशेंट के वाइटल साइंस लेने हैं, फिर ब्लैडर को एम्प्टी करना है, उसके बाद में जो डेंचर्स वगैरह लगा रखे हैं या उसने कोई भी किसी प्रकार का प्रोस्थेसिक या मेटल डिवाइस लगा रखा है तो उसको रिमूव कर देना है। देन उसके बाद में उसको एट्रोपिन सल्फेट यूज करना है, और उसके बाद में जितने उसने क्लॉथ पहन रखे हैं वो टाइट नहीं होने चाहिए, क्लॉथ क्या होने चाहिए, लूज होने चाहिए। ठीक है, यहां तक अपनी बात हो गई कौन सी, प्री ईसीटी या प्री प्रोसीजर नर्सिंग रोल। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया होगा सभी के। ड्यूरिंग ईसीटी। ठीक है बच्चों, आपका जो प्री ईसीटी है वो हो गया है, उसके बाद में अपन बात करेंगे ड्यूरिंग ईसीटी। ठीक है, तो ड्यूरिंग ईसीटी अपने को क्या क्या नर्सिंग जो रोल हैं वो प्ले करने हैं, या क्या बातें अपने को ध्यान में रखनी होती है। तो प्री ईसीटी अपने बात कर ली है, अब ड्यूरिंग ईसीटी के अपन बात करते हैं कि भाई ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो को अपने को ईसीटी देने के दौरान या देते समय याद में रखनी होती है। तो प्री ईसीटी में जो भी काम थे उनको एक बार वेरीफाई करना है कि वो काम हो गया या नहीं हुआ ड्यूरिंग ईसीटी, क्योंकि ईसीटी लगाने से पहले अपने को ध्यान रखना होगा कि वास्तव में पेशेंट को जो जो करना था या जो जो केयर करनी थी वो हुई है या नहीं हुई है। देन उसके बाद में अपन बात करेंगे कि पेशेंट को पोजीशन कौन सी देनी है। ठीक है, तो ड्यूरिंग ईसीटी अपन ध्यान रखेंगे पेशेंट पोजीशन का, पेशेंट पोजीशन में कौन सी पोजीशन देंगे अपन, सुपाइन पोजीशन। ठीक है,
सुपाइन पोजीशन देंगे। उसके बाद में ध्यान रखना है कि पेशेंट है उसको सुपाइन पोजीशन तो दे दी, लेकिन पेशेंट के अंदर मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि जो मसल्स रिलैक्सेंट देते हैं, क्यों देते हैं कि उसका कोई भी फ्रैक्चर वगैरह ना हो जाए, तो इस वजह से उस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो अपने को क्या कर रहा है कि कमर के नीचे एक पिलो रखना है, सैक्रल रीजन में क्या रखना है, एक पिलो रखना है लंबो सैक्रल रीजन में, ठीक है। प्लेस लंबो सैक्रल रीजन में क्या करना है अपने को, एक पिलो प्लेस कर देना है, ठीक है। और देन इसके बाद है रीस्ट्रेंथ द पेशेंट बोथ लेग्स, पेशेंट के दोनों पैरों को बांध देना है। बांध क्यों देना है, अरे बांध क्यों देना है पेशेंट के दोनों पैरों को, क्योंकि ईसीटी के दौरान अपन क्या करेंगे, सीजर्स उत्पन्न करेंगे, और सीजन उत्पन्न करने के दौरान अगर पेशेंट हिलेगा डुलेगा, पैर को इधर उधर फेंकेगा तो फ्रैक्चर हो सकता है, इसलिए पेशेंट के पैर भी बांध देने हैं। और पेशेंट के हेयर है उनको भी बांध देना है, ठीक है। पेशेंट के जो बाल्स वगैरह उनको क्या कर रहा है, शैम्पूइंग कर देनी है। हेयर क्यों बांध देने हैं कि पेशेंट हिलेगा डुलेगा और बाल बड़े हैं तो मान लीजिए बिखर गए तो आप खुद ही डर जाओगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या करना है आपको, पेशेंट के जो हेयर हैं उनको भी बांध देना है, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद में अपन को देखना माउथ गैग यूज लेना है। माउथ गैग क्यों यूज लेंगे कि पेशेंट के अंदर सीजर आएंगे और सीजर के दौरान पेशेंट क्या है, टंग बाइट कर सकता है, इसलिए अपने को क्या यूज लेना है, माउथ गैग को यूज लेना है, ओके। देन उसके बाद में अपन ध्यान रखेंगे कि फिर से क्या करेंगे अपन, जो एसोसिएटेड ड्रग्स हैं, जैसे कि मैंने बोला था थियोपेंटोल सोडियम भी है, रेगलान भी है, और एक मैंने बोला था कि आपकी जो एंटीमेटिक्स, तो रेगलान हो गई, थियोपेंटोल सोडियम हो गई, एट्रोपिन सल्फेट हो गई, इस प्रकार की जो एसोसिएटेड ड्रग्स हैं उनको भी एडमिनिस्टर करना है और आपके वाइटल साइन को देखना है, ठीक है। और अगर नीड हो तो ओरल सक्शनिंग भी अपने को करनी है, इफ नीड। सक्शनिंग कैन बी डन, अगर नीड है अपने को तो क्या करना है, ओरल सक्शनिंग करनी है। और उसके बाद में ड्यूरिंग ईसीटी ही अपने को देखने हैं कि किसी भी प्रकार के सीजर में कोई तीव्रता तो नहीं है, मतलब क्या करना है, ऑब्जर्व द सीजर, एंड इट्स इंटेंसिटी, ठीक है। उस दौरान अपने को क्या ध्यान रखना है कि सीजर है उसकी इंटेंसिटी के बारे में भी ध्यान रखना है। तो ये बातें आपके समझ में आई होगी कि पेशेंट का ड्यूरिंग ईसीटी किन चीज़ों पर, पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड करने के दौरान अपने को क्या क्या ध्यान रखना होता है। फर्स्ट ऑफ बात, पेशेंट को पोजीशन देनी है, कौन सी देनी, सुपाइन पोजीशन। सेकंड, पिलो रख देना कहाँ, लंबोसैक्रल रीजन में। देन उसके बाद में उसको माउथ गेग लगा देना है, क्योंकि सॉरी, माउथ गैग क्यों लगाएंगे कि उसकी टंग बाइट हो सकती है सीजर के दौरान। देन उसके बाद में सक्शनिंग परफॉर्म करेंगे अगर नीड है तो। उसके बाद में अपने को जो भी मेडिकेशंस हैं, जो रिलेटिव मेडिकेशंस है, थियोपेल्टोन सोडियम हो गई, रेगलान होगी, एट्रोपिन सल्फेट होगी, या और भी ड्रग्स यूज लेनी है वो यूज लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होगी बात समझ में आपको। देन इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो पेशेंट है उसके अंदर सीजर कितनी देर तक आ रहे हैं या कितनी तीव्रता से आ रहे हैं। हो सकता है कि अपन ने ईसीटी लगाए, सीजर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो अपने को अदर कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से अपने को क्या है, सीजर के बारे में भी ध्यान रखना होता है। तो ये बात हो गई आपकी, पहले तो मैंने बात की थी प्री ईसीटी, अब होगी ड्यूरिंग ईसीटी। देन अब बात करेंगे अपन पोस्ट ईसीटी, ठीक है। ठीक है बच्चों, अपने बात कर ली है ड्यूरिंग ईसीटी के बारे में। एक चीज और अपने को बात ध्यान में रखनी होती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने योग्य है वो क्या है ईसीटी के दौरान, तो वो बात है आपकी ऑब्जर्व द इंटेंसिटी ऑफ द सीजर्स। कि ईसीटी के दौरान अपने को मुख्य बात ध्यान में रखनी है कौन सी, कि ईसीटी की इंटेंसिटी कितनी है, या वो सॉरी ईसीटी नहीं, सीजर की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर जो कि है पोस्ट ईसीटी केयर के बारे में, ठीक है। तो आपको देखो पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड कर दी है, उसके बाद में जो जो काम अपने किए थे तो उनके बारे में ऐसे कुछ काम थे जो कि पोस्ट ईसीटी अपने को वो रिमूव करने, जैसे कि पेशेंट को बांध रखा था उनको खोल देना है, ठीक है। और जो कॉम्प्लिकेशन आए उनके बारे में देखना है, सिक्रेशन अगर आ गए हैं तो उनको तुरंत ही रिमूव करना है। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ओपन रिस्ट्रेंट, ठीक है बच्चों। फर्स्ट बात कर ली अपन ने, रिस्ट्रेंट को ओपन करना है। फिर उसके बाद में
पेशेंट की पोजीशन के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि पहले सुपाइन पोजीशन में था, हो सकता है सिक्रेशंस माउथ में भर गए हो तो उसको क्या है, लेटरल पोजीशन, लेटरल पोजीशन। देन उसके बाद में ध्यान रखना है कि ऑब्जर्व एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन, एनी टाइप मतलब कि किसी भी प्रकार का अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कॉम्प्लिकेशन। देन उसके बाद में अपने को पेशेंट को सिप ऑफ वाटर या थोड़ा सा पानी पिलाना है, क्योंकि उसको अपन ने एट्रोपिन सल्फेट वगैरह दे रखा था, तो इससे क्या सिक्रेशंस बिल्कुल वो हो गए थे, मतलब कि सिक्रेशंस कम हो गए थे, इससे ड्राई हो गया होगा पेशेंट का माउथ, तो इस वजह से सिप ऑफ वाटर, हल्का सा पानी पिला देना है। और हो सके तो उसको टी, कॉफ़ी या ब्रेकफास्ट भी अपन दे सकते हैं। ठीक है, ये तो आपकी कुछ मतलब पोस्ट ईसीटी में इतना कुछ ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात नहीं है, और भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह उनके बारे में। नेक्स्ट जो लास्ट पोर्शन बचता है वो होता है इसके कॉम्प्लिकेशन। तो इसके अंदर वैसे तो अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बट जो मुख्य कॉम्प्लिकेशन होता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसका जो मुख्य कॉम्प्लिकेशन होता है, या फिर अपन एक छोटा सा हेडिंग लगा देते हैं, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन के अंदर मेन कॉम्प्लिकेशन होता है रेट्रोग्रेड एमनेशिया। रेट्रोग्रेड एमनेशिया का मतलब जो पेशेंट है वो क्या है, पिछली चीजें भूल जाएगा, इसको क्या कहेंगे अपन, रेट्रोग्रेड एमनेशिया। इसके अलावा अनेक फ्रैक्चर ये हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन, जैसे फ्रैक्चर हो सकता है, और इसके अंदर एस्पायरेशन भी हो सकता है। ठीक है, और एस्पायरेशन हो गया, फ्रैक्चर हो गया, या फिर आपका इंक्रीज आईसीपी भी हो सकता है, क्योंकि अगर पेशेंट को ज़्यादा समय तक लगाएं या कुछ और पहले की प्रॉब्लम है, या फिर टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दे, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन। लेकिन मुख्य कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो वो कौन सा होगा, आपका रेट्रोग्रेड एमनेशिया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।